प्रिय बच्चों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक गुंजन भाग 6 से अक्षय ऊर्जा, भविष्य की ऊर्जा पाठ के बचे हुए अंश को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो हम जान चुके हैं कि इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्रोत उपलब्ध हैं, जिसे हम अपने फायदे के लिए अपने ज़रूरत अनुसार उपयोग में लाते हैं। तो उनमें से कुछ प्रदूषण मुक्त हैं और कुछ प्रदूषण फैलाते हैं, जिससे हमारी पृथ्वी पर प्रदूषण फैलता है। तो अब तक हम जैव ऊर्जा के बारे में समझ चुके हैं कि जैव ऊर्जा क्या है। तो इसका प्रयोग हम कई प्रकार से कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि हम जैव ऊर्जा के प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो ठोस रूप में अर्थात सॉलिड रूप में, तो सॉलिड रूप में अर्थात ठोस रूप में हम किस प्रकार से जैव ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। खाना पकाने के लिए लकड़ी, पशुओं के गोबर, कृषि अपशिष्ट, घास फूस आदि को जलाकर प्रयोग करते हैं। तो यदि हमें खाना पकाना पड़ता है, स्पेशली जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक सुख सुविधा उतनी अच्छी तरह से हर जगह नहीं पहुंची है। तो वहाँ पर लकड़ियों अर्थात गोबर से बने उपलों का व्यवहार करना पड़ता है। तो ठोस रूप में हम उन्हें जलाकर, लकड़ी जलाकर, गोबर के उपले जलाकर उससे खाना पकाने के काम करते हैं। खाना पकाना आदि काम में प्रयोग करते हैं। द्रव्य रूप में, द्रव्य अर्थात तरल, लिक्विड रूप में। तो लिक्विड रूप में अर्थात द्रव्य रूप में हम क्या करते हैं, पौधों में पाए जाने वाले स्टार्च या शर्करा से बने एथनॉल तथा वनस्पति तेलों से बने बायोडीजल का उपयोग सीधे ही या फिर थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ वाहनों में पेट्रोल के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। तो अब जो वनस्पति पेड़ पौधों में पाए जाने वाले जो शर्करा है, जो स्टार्च है, उससे बने एथनॉल तथा वनस्पति तेलों से बने बायोडीजल का उपयोग सीधे या उसमें कुछ बदलाव लाकर, उसमें कुछ परिवर्तन लाकर हम वाहनों में पेट्रोल के विकल्प के रूप में व्यवहार कर सकते हैं। गैस रूप में पशुओं के व्यर्थ तथा कचरे आदि को बायोगैस प्लांट में बायोगैस में बदल दिया जाता है। रसोई में उपयोग के साथ साथ इससे डीजल पंप भी चला सकते हैं। तो अब हम जो पशुओं के व्यर्थ पदार्थ या घर से निकलने वाले जो हमारे रसोई के जो कचरे हैं, उसे हम बायोगैस प्लांट में बायोगैस में बदल सकते हैं। और इस बायोगैस के सहारे हम कई काम कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार से हम इसके उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि खाना पकाना, उसके बाद बल्ब जलाना अर्थात लाइट जलाना, उसके बाद हम डीजल के पंप भी चला सकते हैं।
गैस रूप में रूपांतरित होने के बाद बचे हुए अपशिष्ट का इस्तेमाल खाद के रूप में किया जाता है। तो इतना ही नहीं, जो गैस बनने के बाद भी उससे अवशिष्ट बचते हैं, जैसे कि वेस्ट मटेरियल, तो उस वेस्ट मटेरियल को, उस अपशिष्ट को हम खेतों में खाद के रूप में व्यवहार कर सकते हैं, जिससे हमारी उपज कई गुना बढ़ जाते हैं। तो अब यह निश्चित है कि आने वाले कुछ हजारों वर्षों में हमारा परंपरागत ऊर्जा भंडार समाप्त हो जाएगा। परंपरागत, जो कि हम जमीन के नीचे से निकालते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो ये सब आने वाले कुछ वर्षों में समाप्त हो जाएगा। तो यदि समाप्त हो गया तो हमें उसके विकल्प की भी ज़रूरत होगी। यदि समाप्त हो गया तो हम वाहन किस प्रकार चलाएंगे, हम अपने घर के जो उपकरण हैं उसे किस प्रकार चलाएंगे। जो विद्युत चलित यंत्र हैं, जो ऊर्जा चलित यंत्र हैं, पेट्रोल की गाड़ियां हैं, वाहन हैं, तो उसे हम किस प्रकार चलाएंगे। तो उसके लिए हमें उसके सही विकल्प खोजना पड़ेगा। तो समाप्त हो जाएगा। इस तथ्य को देखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास व उपयोग आज की आवश्यकता है। तो आज किस बात की आवश्यकता है? हम यह सुनिश्चित करें, हम यह खोज करें, हम यह जानकारी हासिल करें कि किस प्रकार से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के सहारे हम इन सभी कामों को कर सकें, उपयोग में लाकर हम इन सभी कामों को कर सकें, इन सभी यंत्रों को चला सकें, वाहनों को चला सकें। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रदूषण के बचाव के लिए ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित रखना एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए सभी देश प्रयासरत हैं। तो आज हम परंपरागत ईंधनों का मतलब ऊर्जा स्रोत का व्यवहार करते हैं, जिससे काफ़ी प्रदूषण फैलती है। तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस की उत्सर्जन बड़ी मात्रा में होती है, तो इससे धरती का तापमान बढ़ते ही जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो आज ये हमारे लिए चुनौती है। तो इसके लिए सभी देश प्रयास में जुटे हुए हैं कि किस प्रकार से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को रोका जाए, ताकि हमें और कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इससे उत्पन्न होने वाली जो समस्या है उससे छुटकारा पा सकें। निश्चित रूप से 21वीं शताब्दी का स्वरूप अक्षय ऊर्जा के आधार पर निर्धारित होने वाला है, और यही अक्षय विकास का मुख्य स्तंभ भी है। तो आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, और इस सदी का स्वरूप अक्षय ऊर्जा के आधार पर निर्धारित है। हम कितने अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, कितने नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी से हमारी अक्षय विकास संभव हो सकता है, और यही अक्षय विकास का स्तंभ भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। यह पाठ समाप्त हो गई है। अपने अगले कक्षा में हम किसी और पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।